बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है हमारी वो बाकी वीडियो से कुछ मुख्तलिफ है। अब हम बहुत सी वीडियो आपने देखी होगी जिसमें लब्बर्स के बारे में सिखाया जा रहा है कि लब्बर आपने रखना कैसे है, ब्रीडिंग कैसे कराना है, लब्बर की बीमारियाँ जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो इट मीन मैं ये कह सकता हूँ कि अब एक आम आदमी भी लब्बर ब्रीड करा लेता है। अब इसकी मार्केट को हमने समझना है कि पहले मार्केट क्या थी, अब मार्केट की सूरत हाल क्या है और क्या वजह है कि मार्केट जो है वो इतनी स्लो हो गई है या उसकी कीमत जो है वो कम हो गई है, और इसको हम किस तरह स्टेबल कर सकते हैं और आने वाले वक्त में ये मज़ीद कैसे बेहतर हो जाएगी। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, इसमें कभी आपने घबराना नहीं है। ठीक है, ये कारोबार का हिस्सा है, ये कारोबार का हिस्सा है। हमारे यहाँ हम मुसलमान हैं और हम लोग तलाश ऐसे कारोबार करते हैं जिसमें हमें नुकसान ही ना हो, और जिस कारोबार में हम नुकसान हो जाता है उस कारोबार को हम बुरा कहना शुरू कर देते हैं। जबकि अगर आप कुरान शरीफ को पढ़ें तो उसमें अल्लाह पाक ने यह फरमाया कि जो अल्लाह के नेक आदमी हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, वो नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के दिए माल में से ज़कात देते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, हकदारों को उनका हक देते हैं, और ऐसा कारोबार करते हैं जिसमें नुकसान का खदशा हो। अल्लाह ने ये खुद फरमाया, ये नहीं कि कहा कि आप ऐसा कारोबार करें जिसमें नुकसान ही ना हो। अब नुकसान के खदशे से मुराद ये नहीं है कि आप कारोबार करते हैं, अल्लाह चाहे तो उसमें आपको फ़ायदा देता रहे, नफ़ा ही नफ़ा देते रहे। कारोबार नाम ही नफ़े नुकसान का है। कारोबार नाम सिर्फ़ फ़ायदे का नहीं है, सिर्फ नफ़े का नहीं है। हमने जो है वो कारोबार का मकसद, कारोबार का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ नफ़ा लिख लिया, नुकसान उसमें से हमने ख़त्म कर दिया। इसीलिए जो है ना वो सूद को भी हराम करार दिया गया था कि उसमें नुकसान नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा था। नुकसान किसका था? जो देने वाला था, लेने वाले का नुकसान था ही नहीं। तो अगर आप इस्लाम को देखें, इस्लाम की जो कंडीशंस हैं, यानी हद हैं, या कह सकते हैं कि जो शराइत हैं, ज़िंदगी गुजारने के जो असूल हैं, उस सब को अगर आप देखें ना तो उसमें सब हर जगह जाएंगे तो इंसान का फ़ायदा होगा। हर अमल में, हर चीज़ में जितनी अल्लाह पाक ने कायनात में चीज़ें पैदा की हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा की है। लेकिन इंसान जो है ना वो अल्लाह ताला को भूल गया है। रिस्क अल्लाह के हाथ में है, रिस्क अल्लाह ने देना है, ना कि लब्बर ने देना है। रिस्क अल्लाह ने देना है, ना किसी फैक्ट्री ने देना है। रिस्क अल्लाह ने देना है, ना किसी आपकी हाउसिंग स्कीम ने देना है। रिस्क अल्लाह पाक ने देना है, ना कि गाड़ियों ने देना है। अभी आप देखें गाड़ियों की कीमतें नीचे आना शुरू हुई है, गाड़ी नहीं बिक रही है। इसी तरह आप प्रॉपर्टी का कितना बिज़नेस चल रहा था पाकिस्तान में, आप देखें प्रॉपर्टी जो है वो नीचे आ गई है। अब इसकी वजह क्या है? वजह ये होती है जब भी किसी चीज़ की ज़्यादती होती है तो तमाम लोग उसके तरफ भाग पड़ते हैं, इस कारोबार से फ़ायदा है, इस कारोबार से फ़ायदा है, और तमाम लोग जाकर उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब सब लोग इसमें इन्वेस्टमेंट जब कर देते हैं तो फिर सारे के सारे जब ख़रीद के बैठ जाते हैं, ठीक है जी, तो फिर और नेक्स्ट ख़रीदने वाला कोई नहीं होता। यानी अब उसके बाद आप बेचने के लिए सारे होते हैं, अब लेने वाला कोई नहीं होता। तो अब इसमें से कुछ लोग पीछे हट जाएंगे, तो एक दो साल में जब लोग पीछे हटेंगे तो गैप बनेगा, तो फिर ख़रीदने वाले लोग अंदर आ जाएंगे, फिर वो कारोबार थोड़ा बूस्ट कर जाएगा, और वक्त के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ेगी तो थोड़ी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाएगी। इसी तरह लब्बर्ड में भी है कि 1 या 2 साल थोड़ा सा ये स्टेबल हो जाएगा मार्केट। जैसे कुछ लोग होंगे, जो आम लोग होंगे, जो बिज़नेस करने के लिए आए होंगे, जो फेडअप हो गए होंगे, वो इस फील्ड से निकल जाएंगे। वो इस फील्ड से निकल जाएंगे तो गैप क्रिएट होगा। जैसे क्रिएट क्या होगा, नए लोग आएंगे, देन जो लोग यहाँ खड़े रह जाएंगे, हिम्मत दिखाएंगे, फिर वो उस लोग उस टाइम पे कमाएंगे, क्योंकि फिर उन नए जो लोगों की डिमांड होगी तो देन फिर ये लोग उसको सेल करके कमा लेंगे। हाँ, जो इस फील्ड से भाग जाएंगे और सेल परचेज़ नहीं करेंगे वो नुकसान उठाएंगे, क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर बात है मार्केट में रेट कम है, तो रेट कम में जब आप बर्ड बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नुकसान होगा। तो आज की वीडियो में हम 2022 से पहले जो बर्ड मार्केट थी, जिसमें बर्ड मतलब है आता था, बिकता था, तो उस वक्त कंडीशन क्या थी जिसकी वजह से मार्केट स्टेबल थी और हर बंदा कमा रहा था। लेकिन अब जो है सूरत हाल क्या बनी 2023 में और 24 में ख़ास तौर पे आ गए, तो उसकी कंडीशन क्या थी, ये वीडियो फिर हम नेक्स्ट बनाएंगे। यानी बर्ड मार्केट के ऊपर समझने के लिए ये हमारी पहली वीडियो है। दूसरी वीडियो के अंदर फिर आप वो चीज़ें देखें। अभी आप आ जाते हैं, कुछ एक स्केच बनाया कि बर्ड मार्केट के अंदर जितना बर्ड भी आता है वो इम्पोर्ट होकर आता है। बर्ड में जितना भी बर्ड्स है वो इम्पोर्ट होता है। कुछ बर्ड ऐसा था मार्केट में, जैसे रिंग नेक या रा वगैरह, जो हमारा लोकल बर्ड था, और वो लोग इतना ज़्यादा ब्रीड नहीं कराते थे, उनकी ब्रीड इतनी फास्ट भी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो बर्ड है वो बाहर से आता है। उसमें आप मकाओ देख लें, कोकाटो देख लें, सैनिकनोर देख लें, रेक्सडेंड्राइन देख लें अब येलो में, ठीक है जी। इसके अलावा बहुत सी स्पीसीज़ हैं अगर आप देखें, उसमें ग्रे पैरट है, ठीक है, उसमें कन्योर है, लबर्ड्स की फैमिलीज़ हैं। इसके अलावा आप देखें तो बजरीगर्स हैं, कॉकटेल्स हैं। ये तमाम के तमाम बर्ड्स जो है वो बाहर से मतलब इम्पोर्ट होकर आते हैं, ये लोकल बर्ड्स नहीं है। पहले ये होता था स्टार्ट में जब भी कोई बर्ड आया, बेशक वो कॉकटेल भी था, तो जब स्टार्ट में आया तो लोग बताते हैं कि हमने लाख लाख 2-2 लाख का ख़रीदा। इसी तरह मकाओ लोगों ने 5-5, 8-8, 10-10 लाख का ख़रीदा। यानी जब भी कोई बर्ड आता है तो वो लाख से ऊपर ऊपर का होता है।
ठीक है जी। अब क्योंकि हर बंदा उसको मांग रहा होता है, बर्ड थोड़ा आता है, बर्ड आता है 100-200 बर्ड आता है, और लेने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। और फिर साथ साथ इंपोर्टर ये भी देख रहा होता है कि अगर एकदम डिमांड ज़्यादा आ गई तो फिर वो और जो है इंपोर्ट कर लेता है। अगर वो देखता है कि बर्ड नहीं बिक रहा तो देन फिर वो थोड़ा स्टॉप कर देता है। तो पहले ऐसे होता था कि जब इंपोर्ट होता है बर्ड, तो मार्केट में दो लोगों को पता होता है, एक ब्रोकर को, क्योंकि इंपोर्टर ने खुद डायरेक्ट नहीं बेचना होता बर्ड मार्केट में, ये इंपोर्टर से बिकवाता है। ठीक है जी, थोड़ा सा वादा कर देता हूँ, नज़र आया आपको कि जो इंपोर्टर जो है ये ब्रोकर से बर्ड बिकवाता है, खुद ये नहीं बेचता। ठीक है जी, तो ये ज़रा बात आप ध्यान में रख लेंगे कि आपके पास जो ब्रोकर होता है ये बर्ड्स को ज़्यादातर जो सेल करता है, यानी समझ लें की है ये इसकी इंपोर्टर बर्ड। तो इंपोर्टर जो होगा वो ब्रोकर से इसको बर्ड को जो है अब सबसे पहले यानी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए माजरत खाएं। तो इंपोर्टर जो होगा वो ब्रोकर से बर्ड करवाएगा सेल। ठीक है, अब ये देन आगे बाद जैसे 100 बर्ड होगा तो इसमें कम से कम भी 10-20 ब्रोकर होंगे, और इंपोर्टर जो होगा इनको 5-5, 10-10 बर्ड देगा। क्यों देगा इंपोर्टर इनको कम बर्ड? ताकि ये आसानी से सेल कर दें और अच्छे रेट पे सेल हो जाए। ठीक है जी। और दूसरा कुछ ऐसा होता है कि इंपोर्टर जो होता है कुछ जो पुराने ब्रीडर होते हैं, ठीक है, उनको भी बर्ड ऑफर करता है, क्योंकि जैसे ही बर्ड आता है तो वो ब्रोकर को बाद में देता है। जो पुराने ब्रीडर होते हैं उनको इसमें से अच्छा माल जो है उठा के पहले दे देता है, और उसका रेट वो अच्छा इनसे ले लेता है। इट मीन ब्रोकर को अगर वो 50,000 से 2 लाख तक का देगा, तो इस ब्रीडर को वही बर्ड वो 100 के यानी 1 लाख से लेके और 2.5 लाख तक का देगा। तो वो इससे 50-60 हज़ार लाख पर पीस एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, क्योंकि ये वो ब्रीडर ये चाहता है कि उसके पास अच्छा बर्ड हो, अच्छी क्वालिटी का बर्ड हो। तो बर्ड जब आता है तो उसमें हर क्वालिटी का बर्ड होता है, अच्छा भी होता है, नॉर्मल भी होता है, ख़राब बर्ड भी होता है। तो इसलिए ये इंपोर्टर कोशिश होती है कि सबसे पहले ब्रीडर को अच्छा माल देकर उससे अच्छा पैसा कमा लिया जाए। अब ये जो रेट ये इंपोर्टर इनको देता है, इंपोर्टर जो है ये जो इनको रेट दे रहा होता है पीछे से इससे कम से कम भी 3 पे तकसीम कर दें, उस रेट से बर्ड उठा के लेके आ रहा होता है। यानी इट मीन्स अगर ये 2 लाख का यहाँ पे देगा तो कम से कम ये उसको 60-70 का या 50 का लेके आ रहा होगा। यहाँ अगर देगा 2.5 में तो कम से कम भी ये उसको 60-70 में लेके आ रहा होगा। क्यों इंपोर्टर ऐसा करता है? एक तो ऐसी बात नहीं, उसने अर्निंग करनी होती है। दूसरा ऐसा भी होता है कि बर्ड आते हुए कुछ इसमें से बर्ड मर भी जाता है, कुछ बीमारी भी आ जाती है। तो इंपोर्टर ने फिर सारे अपना खर्चात और जो बर्ड वगैरह मरते हैं वो भी, और ऐसी बात है उसने पैसा ज़्यादा खर्च किया होता है तो शुरू में ही करोड़ रुपये अर्न कर लेता है, तो इसलिए वो स्ट्रेटजी को लेकर चलता है। देन फिर जो ब्रोकर होता है वो उनका ताल्लुक ब्रीडर से होता है। अब जो आम कुछ ब्रीडर होते हैं तो ब्रोकर कहता है बर्ड आ गया, इस ब्रीडर ने खरीद लिया, ये बर्ड है, ये बर्ड है। तो अब हर ब्रोकर के हाथ में 2-2, 3-3 ब्रीडर होते हैं। अब वो सबको कहते हैं कि बर्ड आ गया, बर्ड बड़ा कम है, 4 बर्ड है, 5 बर्ड है, एक हाइप क्रिएट हुई होती है। तो अब उसके पास बर्ड 3 या 4 होता है और लेने वाले ब्रीडर भी 4-5 होते हैं। वो कहता है जी मुझे दें, वो कहता है मुझे दें। ऐसा करने से क्या होता है कि सम टाइम तो ब्रोकर जो है वो 50,000 से 2 लाख में यहाँ से ले रहा होता है, तो इन ब्रीडर को रेट का पता नहीं होता। सम टाइम ये वाला बर्ड इनको महंगा दे देता है। वो पता ये लगता है कि ब्रोकर ने यहीं से आधा पैसा कमा लिया, कि ब्रोकर भी 50 वाला लाख का इसको टेक देता है, 2 का 3 का टेक देता है, क्योंकि ब्रीडर इसके हाथ ज़्यादा होते हैं, बर्ड कम होता है। तो हर बंदा चाहता है मेरे पास हो, मेरे पास हो, मेरे पास हो, इस काम पे वो लग जाता है। अच्छा जी, फिर ये ब्रीडर ये लेता है तो जब ब्रीड आती है तो 2 साल के बाद बिकना शुरू होता है। तो फिर ये जो नीचे वाले ब्रीडर होते हैं ये भी चाहते हैं कि हमारे पास बर्ड ही हो। तो अब हम, क्योंकि ऐसी बात है कि लोकल बर्ड यहाँ बेच रहे होते हैं, ये बाहर का बर्ड आता है तो इसमें कुछ बीमारी भी होती हैं, और कुछ बर्ड जो है वो एक्सपायर भी हो जाते हैं, या चिक्स आते हैं तो रेशो बड़ी कम होती है, 4-5 बच्चे आते हैं तो 1 या 2 बचते हैं। फिर वो ऐसा माहौल के आदी होते हैं, कुछ में मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ भी होती हैं। तो वो सारा कुछ ये बंदा बर्दाश्त कर रहा होता है। सम टाइम कुछ पेयर मर भी जाते हैं। तो जब इसके बाद लोकल ब्रीड आती है तो जैसी बात है इसने पिछले वाला भी अपना खर्चा निकालना है, कुछ बर्ड मर गया तो उसके पैसे भी नहीं लगने। तो लोकल जो बर्ड होगा वो उसका रेट जैसी बात है वो उससे भी ज़्यादा चार्ज कर रहा होता है। इस तरह ये भी ज़्यादा चार्ज कर रहा होता है, क्योंकि इस ब्रीडर का नाम है। तो ये जो है वो 2.5 लाख का लेगा तो 5 लाख का बेचेगा, 50,000 का लेगा तो लाख का देगा। यानी जो हल्का बर्ड होगा हल्के रेट पे, जो महंगा बर्ड होगा महंगे उस पर। फिर इस ब्रीडर से इस ब्रीडर पर चला गया, अब इसने इतना महंगा खरीदा, और यहाँ से ही आया तो इतना महंगा खरीदा लोकल करके। अब लोकल की क्योंकि अच्छी ब्रीड आ जाती है तो देन ये जब बेचेगा ब्रीडर, तो अब इस ब्रीडर का इतना ज़्यादा नाम नहीं होता, क्योंकि दूसरे तीसरे स्टेज का ब्रीडर होता है। तो देन फिर क्या होता है कि बर्ड का रेट हाफ हो जाता है। अब बर्ड का रेट हाफ हुआ और इस काम में 3 साल लग गए, यानी 3 साल के बाद जिस रेट पे बर्ड आया था उसी रेट पे बर्ड बिक रहा होता। ठीक है जी, जो इंपोर्ट हो गया था। और फिर ये बर्ड जब नीचे वाले न्यू फेंसर की तरफ जाता है तो न्यू फेंसर को बेचारे को ब्रीड लेनी नहीं आती, तो वो ब्रीड सीखता है, ब्रीड कराता है, ऐसा करते करते वो 4-5 साल उसके लग जाते हैं, यानी साल 2 साल और लग जाते हैं। और बर्ड की कीमत एकदम रिड्यूस हो गए, उससे भी हाफ हो गए, वो 25K पे 75K पे आ जाती है। और यहाँ फिर अच्छी खासी ब्रीड लोगों के पास आ जाती है।
जब यहाँ ब्रीड अच्छी खासी आ जाती है तो लेने वाले लोग बड़े कम हो जाते हैं। तो फिर अब जो है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ताकत नहीं होती कि वो 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख का बर्ड ले सकें। तो वो जो न्यू फेंसर्स होते हैं, कुछ न्यू फेंसर की ताकत होती है तो स्टेज पे ले लेते हैं, कुछ न्यू फेंसर की ताकत नहीं होती तो वो इस स्टेज पे आके बर्ड खरीदते हैं जब बर्ड की कीमत 10,000 से लेके 30,000 के दरमियान होती है। अब वो बर्ड जो है यहाँ तक आते आते वो 10,000 10,000 का हो जाता है या 30,000 का हो जाता है। अब ये जो कॉमन बर्ड ब्रीडर है वो इस रेट पे बर्ड खरीदता है कि उससे ज़्यादा उसकी ताकत नहीं होती। और दूसरा, बहुत से लोग जो है ना वो थोड़े से मुहतात भी होते हैं कि हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो तो हम सस्ता बर्ड जब होगा तब लगाएंगे। अच्छा, तब ये ज़ाहिर सी बात है, ये ब्रीड लेते हैं, इनकी जब ब्रीड आती है तो रेट और डाउन हो जाते हैं। अब ये जो कॉमन ब्रीडर होता है ना, कॉमन ब्रीडर से न्यू फैंसियर या बड़े जो ब्रीडर हैं वो बर्ड नहीं खरीदेंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप फेसबुक पे देख रहे हैं कि फेसबुक पे ये जो लोग हैं और फेसबुक पे ये लोग हैं जो बर्ड बेच रहे हैं, ठीक है जी। तो ये लोग जो है अभी ये FB के ऊपर मौजूद हैं, ये FB के ऊपर बर्ड्स को जो है वो बेच रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये कह सकते हैं ये भी FB के ऊपर बर्ड बेच रहे हैं। तो अब जैसी सी बात है, क्योंकि ये सब FB पे बेच रहे हैं और इन सब का ताल्लुक आपस में है, इन लोगों से ये लोग ये बर्ड नहीं खरीदेंगे, क्योंकि पानी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता। और दूसरी बात यह है कि इनके पास ऑलरेडी पहले, क्योंकि ये बर्ड मौजूद है, इन ब्रीडर के पास ये वाला बर्ड भी मौजूद होता है और इन ब्रीडर के पास इससे 4 से 5 साल के अरसे में हर साल कोई ना कोई नई म्यूटेशन आ जाती है, नई म्यूटेशन भी आ जाती हैं, वो उसको ब्रीड करा रहे होते हैं। तो अब इनका फोकस ये होता है कि हम नई म्यूटेशंस को आगे बेचें, इनको ट्रांसफ़र करें। इनका फोकस ये होता है कि हम अपना बर्ड बेचें। अब ये कंडीशन जो है यहाँ पर आजकल आई हुई है। पहले फेसबुक पे या यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर यहाँ ये लोग आसानी से बेच लेते थे क्योंकि इनकी तादाद जो थी वो कम थी। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि ये लोग आम आपस में बर्ड बेचते हैं। जब ये आपस में बर्ड बेचते हैं तो इनको वो वाला रेट नहीं मिलता जो रेट इन ब्रीडर का या ब्रोकर का होता है। तो ये थोड़ा सा समझिए, मार्केट को समझते नहीं है लोग, ऐसे शोर मचाते हैं कि जो बड़ा ब्रीडर है उसके जो बर्ड है वो सोने के अंडे देता है, हीरे के अंडे देता है, वो इतना महंगा बेचता है, हम जो छोटे होते हैं हमारा कोई इतनी रेट का लेता नहीं है। भाई आप कम रेट पे लेते हो ना, फिर जैसी बात है कम रेट पे बिकेगा। उन्होंने बहुत ज़्यादा रेट पे लिया होता है, हाई रिस्क लिया होता है, महंगा बर्ड होता है, 5-5, 6-6 लाख का, 10-10 लाख का बर्ड लेके आते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन मर जाता है। तो जब बंदा हाई रिस्क लेता है ना, वो फिर वो ऐसी बात है प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाता है, ठीक है। जहाँ लॉस का ज़्यादा खतरा होता है तो वहाँ प्रॉफिट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। थोड़ी इस चीज़ को समझे। या हर बंदा फेसबुक पे रो रहा है कि बड़ा ब्रीडर का बर्ड बिक जाता है, उसने इतने का बेचा, उसने इतने का बेचा। अब हमारा बर्ड जो है वो डैकिनो क्रीमिनो अगर नीचे हो गया, उसका रेट कम हो गया तो जो म्यूटेशन है डन फैलो की, पेल फैलो, फेस फैलो की, उसका नीचे भी रेट हो जाएगा। उसने हमारे बर्ड के रेट को हाफ़ किया, हम उसके बर्ड को। भाई आपको बर्ड चाहिए ना, आप बेशक हाफ़ करते रहें, वो जब आपको देगा नहीं तो आप कैसे ले लेंगे। तो बड़ा जो बिल्डर है उसने अपने रेट के ऊपर बर्ड बेचना है कि उसने महंगा लिया हुआ है। वो आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप लोगों को ज़रूरत है उनसे बर्ड खरीदने की, उन्हें ज़रूरत नहीं है आपसे खरीदने की। तो इसलिए ये लोग कभी भी इतना कम जो है रेट नहीं करेंगे बर्ड का कि उनमें ज़्यादा नुकसान हो, ठीक है जी। अब होता ही है कि फिर ये जो लोग होते थे पहले, ये अपना बर्ड्स जो कॉमन ब्रीडर थे ये शॉपकीपर को जाकर बेचते थे, ठीक है जी। अब शॉपकीपर भी ऐसी बात है, मार्केट का हिस्सा है, उसने भी खाना है, अल्लाह पाक ने उसको भी रोज़ी देनी है। इसी तरीके से जो ये न्यू फैंसर थे, जैसे लालू खेत मार्केट कराची में लगी होती थी, तो जो न्यू फैंसर होते थे क्योंकि शॉपकीपर उसको इतना रेट देता नहीं था, तो जो कॉमन ब्रीडर थे, जो शाने कॉमन ब्रीडर हैं, कुछ बेवकूफ़ हैं डायरेक्ट शॉपकीपर को दे देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कॉमन ब्रीडर जिनको बर्ड बेचना आता है, बर्ड का पता होता है, वो फिर आम मार्केट में, यानी जिसे कहते हैं कि मुल्तान में बर्ड मार्केट लगती है, लाहौर में लगती है, और ख़ासतौर पर कराची में बड़ी मशहूर मार्केट लालू खेत मार्केट लगती है, फिर कुरंगी 2.5 नंबर पर मार्केट लगती है। तो यहाँ से ये बर्ड जाके एक तो आम कॉमन जो बायर्स होते हैं उनको बेच रहे होते हैं, ज़्यादातर बर्ड ये जाके जाल वालों को दे रहे होते हैं, जिससे जाल वाले मशहूर है। कराची में जाल वाले बर्ड खरीदते हैं, जाल वाले बर्ड खरीदते हैं। अब वो जाल वाले जो है वो बर्ड खरीदते हैं इन लोगों से। अब जाल वाले क्योंकि क्वांटिटी में बर्ड खरीद रहे होते हैं, तो अब जाल वाले क्या करते हैं, अब जाल वाले बर्ड जो है वो एक्सपोर्टर को देते हैं, ठीक है। और यहाँ से बर्ड कम होते होते ये जितना भी बर्ड जाल वाले लेंगे जो एक्सपोर्ट होगा वो अंडर 5 के, आप पिछली पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, 5,000 से कम वैल्यू का पीस जो है वो हो रहा होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि 5,000 से ज़्यादा वैल्यू का बर्ड जो है वो बाहर जाए, ठीक है जी। अब एक मरतबा ऐसा हुआ है क्रीमिनो डैकिनो वगैरह जो है वो 10,000 का बर्ड बाहर गया है या 15 का गया है। लेकिन इससे पहले जितने भी बर्ड होते थे, जब वो उनकी कीमत 5,000 से कम होती थी, देन फिर वो बर्ड एक बाहर एक्सपोर्ट होता था, क्योंकि एक्सपोर्टर ये देख रहा होता है कि बाहर की मार्केट में जब इसका रेट उसे अच्छा मिलेगा, यहाँ बिल्कुल डाउन होगा, यानी इसमें प्रॉफिट होगा, तो इम्पोर्टर ही एक्सपोर्टर होता है, तो वो यहाँ से भी ज़्यादा अर्न कर रहा होता है और यहाँ से भी ज़्यादा अर्न कर रहा है। तो देन ये फिर बर्ड एक्सपोर्ट होता है।
इसी तरीके से जाल वालों से कुछ लोग शॉपकीपर भी ले लेते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है तो ये जाल वाले शॉपकीपर को भी ऑर्डर दे देते हैं। इट मीन ये जाल वाले जो हैं ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। शॉपकीपर, कुछ शॉपकीपर भी ऐसे होते हैं कि जो बर्ड इकट्ठा करते हैं और ये एक्सपोर्टर को देते हैं, फिर ये जाल वाले और शॉपकीपर दोनों मिलकर एक्सपोर्टर को देते हैं, और एक्सपोर्टर जो होता है ये बर्ड बाहर एक्सपोर्ट करता है। और कुछ ऐसा होता है कि शॉपकीपर से जो अक्सर आम लोग होते हैं जो घरों में शौक के तौर पे बर्ड रखते हैं, 2-4 बर्ड घर में रखे हुए हैं बच्चों के शौक के तौर पे कि चलो घर में शोर होता रहेगा, दिल लगा रहेगा, तो ये लोग ले लेते हैं बर्ड। इनके पास बर्ड ज़्यादा से सर्वाइव नहीं करता क्योंकि इनको केयर करनी नहीं आती, अच्छी फीड नहीं मिलती, बर्ड्स को अच्छा माहौल नहीं मिलता। तो यहाँ आके बहुत से बर्ड, तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 20-30% के बर्ड जो है वो यहाँ आके एंड इट मीन मर जाते हैं, और इनमें से 50 से 60 या 70% बर्ड जो है बाहर एक्सपोर्ट होता है। तो ये पूरा एक सर्कल है जो कि 2022 से पहले चल रहा था, और इस सर्कल को पूरा होने में एक टाइम लग रहा था। इट मीन 4-5-7 साल का, 6 साल का अर्सा लग रहा था। यानी एक म्यूटेशन यहाँ आती थी तो उस म्यूटेशन को एक्सपोर्ट होने के तक तकरीबन 7 साल लग जाते थे। तो अब वो क्योंकि बार बार ब्रीड कर रहा होता था, तादाद बढ़ रही होती थी, तो हर बंदा अपना प्रॉफिट लेके, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट लेके और प्रॉफिट लेके उसको आगे सेल कर देता था, और फिर वो नई म्यूटेशन की तरफ चला जाता था कि उसने अपना पहले क्लच के अंदर अपना सरमाया निकाला, दूसरे क्लच के अंदर अपनी उसने प्रॉफिट कमाया, तीसरे में उसने अपने पास से निकाल दिया। तो इसलिए मार्केट क्या थी, बैलेंस थी, और लोग अच्छा कमा रहे थे। अब 2022 के बाद क्या हुआ, 23 में क्या हुआ, इसके ऊपर बात करने के लिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बहुत से लोग फिर टाइम नहीं निकालते, उस वीडियो को देख नहीं पाते, क्योंकि हम ज़ाहिर सी बात है कि आम चीज़ें तो देख लेते हैं जिसमें हमें फ़ायदा ना हो, जिस चीज़ में हमें फ़ायदा हो तो वो चीज़ हम नहीं देखते। तो हमारे चैनल्स को देखते रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल्स को लाइक कीजिएगा, और साथ साथ एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए आसानी करे। फ़ी अमानिल्लाह।